consider an experiment of tossing a coin. If the coin shows head, अगर वो head show करता है, then toss it again. दोबारा टॉस करना है. If it shows head, then toss the coin again. Then it comes out to be head and head tail. ठीक है जी. अब आगे क्या है? बट इफ इट शोज टेल, अगर वो टेल शो करता है, देन डाई, थ्रो अ डाई. सो डाइस फेंकी टेल के साथ, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 and tail 6. पहला कॉइन टॉस किया, हेड या टेल आ गई. अगर हेड आंदा है दोबारा कॉइन टॉस करो, केस की बन जाएंगे हेड एंड हेड टेल. और अगर अपन ने डाइस सिटी है तो डाइस सिटन तो बाद टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 and tail 6. Consider an experiment. We have to consider an experiment of tossing a coin. तो कॉइन को हमने टॉस करना है. कॉइन को टॉस किया, हेड आया एंड टेल आया. ठीक है जी. नेचुरल सी बात है, कॉइन टॉस करेंगे या हेड आएगा या टेल आएगा. तो हेड आया, देन टॉस अ कॉइन अगेन. वी हैव टू टॉस अ कॉइन अगेन. इफ द हेड कम्स देन टॉस अ कॉइन अगेन. सो हेड एंड टेल. उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट बंद हो जाएगा. नेक्स्ट अगर टेल आया, टेल आता है, देन टेल 1, टेल 2, टेल 3, थ्रो अ डाई फेंकनी है. ठीक है जी. तो उसमें 6 केसेस बन जाएंगे, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6. ठीक है जी. क्योंकि टेल आ चुका है, उसके बाद हमने डाई फेंकी है. देन अगर डाई फेंकी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी केस आ सकता है और उसके साथ टेल भी आएगा. ये बात समझ आ गई नहीं? ठीक है. अब क्या होगा? अब जब हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4. क्यों हो जाएगी 1/4? बिकॉज व्हेन वी टॉस द 2 कॉइन्स, 4 केसेस अकर्स. हेड टेल हेड एंड टेल. These 4 cases are occurs. Now finding the probability of head is 1/4. And finding the probability of head tail is again 1/4. Okay, 1/4. Now अब ये टेल 1, टेल 2, टेल 3 के केस में ये ऐसा नहीं होने वाला. जब हमने एक कॉइन टॉस किया और एक डाई टॉस की, तो हमारे पास केस कितने बनेंगे? एक कॉइन टॉस किया, उसके साथ हेड 1 भी आ सकता है, हेड 2 भी आ सकता है, हेड 3 भी आ सकता है, हेड 4 भी आ सकता है, सॉरी, हेड 4, हेड 5 एंड हेड 6. नाउ टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6. तो हमारे पास कितने केस आ गए? 12 केसेस आ गए हमारे पास. तो हर एक केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1. अगर T1 की बात करूं तो 1 बार आ रहा है T1, और टोटल केस कितने हैं? 12 हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 1/12. नाउ टेल 2 अगेन 1/12. ये सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी 1/12 हो जाएगी. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ व्हाट हैपेंस? इसको मिटा देते हैं. अब वो क्या कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट अ डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4. ए नंबर ग्रेटर देन 4. ओके, नो प्रॉब्लम. ग्रेटर देन 4. अब क्या होगा? बी क्या है? B है given that there is at least one tail, given that, now this is given, or given that there is at least one tail, at least, sorry,
एटलीस्ट वन टेल। तो गिवन दैट हो तो हमने क्या डिस्कस किया था, गिवन दैट हो तो गिवन दैट मींस डिनोमिनेटर में हमारा बी आएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड ए अपॉन बी। जो गिवन होता है क्वेश्चन में वो हमने नीचे लिखना होता है, ए अपॉन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अकॉर्डिंग। सो ए के इवेंट्स कौन से हो गए, नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 मींस दैट इज T5 एंड T6, ओके। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/12 plus 1/12 and this comes out to be 2/12। ऐसे ही रहने दीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ऐसे ही रहने दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, नहीं तो फिर एलसीएम का ज्यादा चक्कर पड़ता है। तो हमने इसी तरह से इसको रखना है, तो अगर कैलकुलेशन से बचना है, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो बी में कौन से इवेंट्स आ जाएंगे, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होनी चाहिए। तो कम से कम एक टेल, यहां पर जहां मैं राइट लिख रहा हूं ये सारे के सारे कम से कम एक टेल वाले कंसीडर केस हैं। सो हमारे पास कौन से केस आ गए, एच टी आ गया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज टेल 1, टेल 2, टेल 3 एंड टेल 4 एंड टेल 5 एंड टेल 6। सो हमारे पास ये केस आ गए हैं टेल के एटलीस्ट वन टेल। व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन टेल then these cases occurs from the above given information, okay। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास एटलीस्ट वन टेल के ये केसेस बन जाएंगे। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज हम पहले ही निकाल चुके हैं, पहले ही हमने फाइंड कर ली है, तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। ये 1/4 है। अब ये देखिए 1/12, 1/12, 1/12, ये सारे 1/12 हैं, तो ये 6 टाइम्स 1/12 हो गया। So 1/4 plus 6/12, this comes out to be 12 LCM। 12 divided by 4 is 3, 3 plus 6 that is 9/12। So probability of B भी आ गई। अब हमारे पास कॉमन केसेस कितने हैं, कॉमन केसेस देखिए ध्यान से, T5 T6 दोनों में है। दिस इज द कॉमन केसेस, तो यहीं पर डिस्कस कर लें, यहां पर साइड में। Common cases A intersection B, that is T5 and T6, and the probability of A intersection B is again 1/12 plus 1/12, that is 2/12। Now we have to find, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो चीज गिवन होती है या नोन में होती है वो उसको हम नीचे लिखते हैं। तो हमने A अपॉन B फाइंड करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें हमने करना क्या है, A अपॉन B फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर हमारे सामने आ जाएगा, अपॉन PB। एंड व्हाट इज PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B इज 2/12, ओके, एंड दिस इज 9/12। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 2/12 मल्टीप्लाई बाय 12/9, 12 से 12 किया और ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/9। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। 13.1 थर्ड पार्ट, ओके। अब देखिए ध्यान से, ये मेरे ख्याल से सबका ही डाउट होगा, आई थिंक सो। ई सेट दिया हुआ है हमें, सेट दिए हुए हैं बेटा, अब इसमें सेट दिए हुए हैं 1 3 5, ओके। अब ध्यान से देखिए करना क्या है, F is 2 and 3, 2 3 4 5, okay, 2 and 3, and G is 2 3 4 5। सो ये ध्यान से देखिए, अब हमने फाइंड क्या करना है, थर्ड पार्ट की बात हो रही थी। वी हैव टू फाइंड, उसमें एक केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F अपॉन G, दिस वी हैव टू फाइंड। अब ध्यान से देखिए करने क्या जा रहा हूं, पहले हमने E यूनियन F करना है। E यूनियन F कैसे करना है, कैसे करना है E यूनियन F, हमने प्रोबेबिलिटी की तरह E यूनियन F नहीं करना है, अब हमने सेट्स की तरह E यूनियन F करना है। मतलब
मतलब कि इनको प्लस कर दीजिए 1 3 5 एंड यूनियन 2,3. दिस कम्स आउट टू बी 1 2 3 एंड 5. इसको आप सेट ए मान लीजिए, लेट कर लीजिए सेट ए. ए यूनियन एफ को हम सेट ए मान रहे हैं. इज दैट क्लियर? इससे ज्यादा जस्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगी आपको. अब हमने इसको सेट ए मान लिया है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड, दिस मींस ए अपॉन जी, नॉट ई यूनियन एफ, बट नाउ वी हैव टू फाइंड ए अपॉन जी. तो ए अपॉन जी कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला अगेन वही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी. ओके, क्लियर? सो ए इंटरसेक्शन जी, अब हमने ए इंटरसेक्शन जी भी बेटा फाइंड करना है. दैट इज 1 2 3 एंड 5. अब इसकी इंटरसेक्शन करिए जी के साथ 2 3 4 एंड 5. तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 2 3 एंड 5. इंटरसेक्शन मींस कॉमन, मैंने पहले भी बताया था आपको. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी मींस, probability of A intersection Z means 3/6 because die is thrown. शुरू में बता दिया गया है कि die is thrown, तो die में टोटल के 6 होंगे, तो 3/6 आ गया. And what is the probability of G? Probability of G is 4/6, and we have to find probability of A upon G. A upon G is probability of A intersection G upon probability of G. That is 3/6 upon 4/6. तो ये आपको पता ही है कि 3/6 मल्टीप्लाई बाय 6/4, दैट इज 3/4. ये आंसर चेक कर लीजिए पीछे से, ये सही है कि नहीं है. मेरे हिसाब से सही है, आई थिंक सो. सही है जी. ओके, इज दैट क्लियर? एफ अपॉन जी, ठीक है जी. सो पहले हम E इंटरसेक्शन F निकालेंगे. सो व्हाट इज E इंटरसेक्शन F? E इंटरसेक्शन F क्या होगा? यानी कि E और F में हमने कॉमन निकालना है. दैट इज 1 3 एंड 5, और इंटरसेक्शन F मींस दैट इज 2,3 एंड दिस कम्स आउट टू बी 3. और इसको हम लेट कर लेंगे B मान लीजिए. B मान लीजिए, क्योंकि उसको A मान लिया था, A बारी बारी नहीं मानना, तो B मान लीजिए. तो अब हमने निकालना क्या? एक्चुअल में हमने निकालना है B अपॉन G, और इसके लिए फॉर्मूला हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ है. हमें मालूम है B इंटरसेक्शन G अपॉन PG. एंड व्हाट इज B इंटरसेक्शन G? B इंटरसेक्शन G का पहले हम पार्ट करेंगे. B के हमारे एलिमेंट्स हैं 3 अकेला, एंड इंटरसेक्शन G 2 3 4 5, एंड दिस कम्स आउट टू बी ओनली 3. आई थिंक सो बात समझ में आती है. इज दैट क्लियर? ओके. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन G? सोचने की जरूरत नहीं है, 1/6. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ G, सोचने की जरूरत नहीं है, 4/6. 1/4 आंसर इसका. प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन G. सो फॉर्मूला तो हम पहले भी लिख चुके हैं, दोबारा लिख देते हैं एक बारी. एंड दिस कम्स आउट टू बी 1/6 डिवाइड बाय 4/6. और ये बात आपको समझ में मेरे हिसाब से आती है कि इसको हम ऐसे काट सकते हैं, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1/4. मेरे हिसाब से बात समझ में आती है. इज दैट क्लियर? स्टार्ट. ओके. 13.2. अब इसमें हमने पहले भी स्टार्टिंग में जो हमारा इंट्रो हुआ था, उसमें इंट्रो में हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे. वही फॉर्मूले दोबारा एक बार डिस्कस कर रहे हैं हम, एक बार जा रहे हैं उसमें दोबारा से, और एक दो नए फॉर्मूले इसमें आएंगे. उन फॉर्मूलों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो इस बारे में हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B.
ओके, कोई दो राय नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 10+1 में भी डिस्कस किया था। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला एज इट इज। और सेकंड हमने डिस्कस किया था एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हमने क्या डिस्कस किया था? एक्सक्लूसिव इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 0। तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी। अब तीसरी बात आती थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, या फिर कहते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। दिस मे बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी नॉट। इसको बी नॉट ऐसे भी लिख देते हैं, बी बार भी लिख देते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, जो हमने एग्जामिनर कहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको करना है। तो बी ए बट नॉट बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूले बेटा आपको आने जरूरी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओनली ए, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा इस टॉपिक को मैं। ओनली ए, ध्यान दीजिए, ए बट नॉट बी मींस ओनली ए। अगर ओनली ए भी कह रहे हैं तो वन एंड द सेम थिंग है। इसको और इलेबोरेट करते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। हम थोड़ा सा इस टॉपिक को मोल्ड करके हम सेट थ्योरी में घुसते हैं। तो सेट थ्योरी में क्या था? यहां पर एक वेन एंड डायग्राम बना हुआ था, ये यूनिवर्सल सेट होता था, यहां पर ए सेट होता था, यहां पर बी होता था। दिस इज योर ए सेट एंड दिस इज योर बी सेट। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए जरा, वो क्या कह रहा है? ए बट नॉट बी, और या फिर मैंने क्या कहा था? ए ओनली ए, ओनली ए मींस दिस, इतना पोर्शन, ये सिर्फ ए वाला है, ये ए वाला पोर्शन है, ये हो गया। पूरे ए में से अगर मैं ये कॉमन रीजन जहां पर ये डॉट लग रहा है, यहां पर जो डॉट लग रहा है, अगर पूरे ए में से, ये पूरा का पूरा ए है, जो ये सर्कल बन रहा है ये पूरा ए है, इसमें से ये कॉमन रीजन जो बी में भी है, ये कॉमन रीजन अगर माइनस कर दिया जाए तो ये क्या ओनली ए नहीं आ जाएगा? ठीक है जी, तो वही फॉर्मूला इधर पे बन गया है। ठीक है जी, अगर इस तरह से भी समझा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, इसी तरह से भी इसको समझा जा सकता है। ओनली ए बट नॉट बी। सेट थ्योरी में ए माइनस बी भी कई लोग कह देते हैं कि ए माइनस बी, वो एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, तो वो ये चीज ही होगी। तो एक ही बात है, अलग अलग नाम से इसको बुलाया जा रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक। सो ओनली ए मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। अब ओनली बी की बात वही आ जाएगी, ओनली बी या फिर बी बट नॉट ए, तो वन एंड द सेम थिंग, फॉर्मूला इज सेम। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डी मॉर्गन्स लॉ, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। वो बेशक बेटा फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला डी मॉर्गन्स लॉ, ये सेट थ्योरी का फॉर्मूला है, बट यहां पर प्रोबेबिलिटी में भी एप्लीकेबल होगा। अब क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ऐसे डायरेक्ट लिख दिया फिर तो आपको कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, वो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वो फॉर्मूला सीधा के सीधा से अप्लाई हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, एंड दिस मीन्स व्हाट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बट यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन इन द सेम मैनर। अगर इसको डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो नंबर उस हिसाब से जाते रहेंगे। आपको पहले एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, ये चीज इसके बराबर होती है, डैश के बराबर होती है, और उसके बाद ये चीज बतानी पड़ेगी डायरेक्ट नहीं एप्लीकेबल है। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज ए यूनियन बी नॉट। ओके, इज दैट क्लियर? अब
यहां पर तो उसने बता दिया कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की बात कर रहा है, वो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट डायरेक्ट लिख दिया। अब अगर उसने मान लो स्टेटमेंट की टर्म में लिखना है तो फिर वो क्या लिखेगा, तो क्या लिखेगा, वो लिखेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, ना ही ए हो ना ही बी हो। इसका मतलब भी यही है, ये बात समझ लीजिए, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट और नीदर ए नॉर बी। तो उसे ये नहीं करना कि ये तो मुझे आता नहीं, तो फिर नहीं आता तो वो बताया जा रहा है कि क्यों नहीं आता है। नीदर ए नॉर बी आएगा तो अब भी आपने डी मॉर्गन्स लॉ बताना है। अब बात उठती है कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या एक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ दो है, ठीक है जी। अब वो दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ है जो वो बहुत रेयर का रेयरेस्ट यूज होता है, हम सिर्फ लिखेंगे, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है जी। उसमें वो क्या है, दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ क्या है वो भी देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट, तो इसका बहुत रेयर का रेयरेस्ट यूज होता है, जब सम आएगा तो बता देंगे आपको कैसे है। तो ये हो जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, and this comes out to be 1 minus p a intersection b. Is that clear? और इस एक्सरसाइज का एक लास्ट फॉर्मूला जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो लास्ट फॉर्मूला होगा